में संभावना है कि उनको 2 साल की सजा होगी। 2 साल की सजा का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न तो वो राज्यसभा जा पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट ने बीते कल अपना अहम फैसला सुना दिया। दोषी करार किया गया राहुल गांधी को। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब खतरे में पड़ी हुई है। पीएम मोदी पर जो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में टिप्पणी की थी, यहाँ पर मोदी उपनाम पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने चोर तक बता दिया था इस उपनाम को लेकर। तो ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक ने शिकायत दर्ज की थी और अब देखा जाए सूरत कोर्ट ने उन्हें इस मामले में मोदी उपनाम मानहानि केस में दोषी करार दे दिया है। दावा ये किया गया है कि उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी को फिलहाल जमानत भी दे दी गई, लेकिन 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग दावे कर दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो अब वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चुप्पी तोड़ दी है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला लिया गया है वह इसके खिलाफ है और वह आगे तक जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो अब राहुल गांधी से पहले यहाँ पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजम खान, तो वहीं बिहार से लालू प्रसाद यादव। ऐसे में राहुल गांधी को अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता जा सकती है। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि राहुल गांधी की वकील ने क्या कुछ कहा और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कहते हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वाकया संदर्भ एकदम अलग था।
चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहां था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बाद की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है, गलत है, उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। फ्रेंड्स, we have a 170 page judgment which is still subject to translation, and I would like to be a little cautious before I start going into details, which I am sure we'll have shortly. It's in Gujarati. We believe that this is full of errors and legally unsustainable conclusions. But make no mistake, generally, all your attempts to create a chilling effect, a throttling effect, a strangulating effect on open, fearless speech relating to public interest will not stop either Rahul Gandhi or the Congress party. This particular speech was made in the context of price rise and unemployment, as the speech transcript shows. It was made in Kollar more than 3-4 years ago.
And there are some disturbing aspects of this judgment which of course shall be subject to challenge proximately and immediately, but which I want to share with you very briefly. Firstly, the heart of the law of defamation, criminal defamation, is that persons who are complainants should be those who must be able to demonstrate how they personally, A, B or C, is defamed. How is he or she prejudiced? Now the admitted position is that no one which is the subject matter of the statement which is found to be offending has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. A leader of the political party of India with a pan-India footprint was speaking about unemployment, price rise, in the course of which there is a sentence which has been found to be offending, less than a sentence. The focus of the speech was not these three persons. The intent of the speech was not these three persons. The thrust of the substance of the core of his speech was not these three persons. In less than half a sentence on a speech about public interest, political issues in the country, major economic issues like unemployment and price rise, social issues, there cannot be any possible malicious intent, which is again another vital condition precedent to make out the criminal defamation. And that is patently missing. Thirdly, friends, it appears, and I think we are right more or less, but again we will check up and revert to you, that after this complaint was filed and the magistrate who was at that time one Mr. X took up the matter, a large chunk of the time of the last 2-3 years was taken up by the complainant himself in going to a higher court and getting a stay of the entire proceedings, which is rather unusual for a complainant who should be interested in expedition. The same complainant, after a long period of time where he himself stayed his own complaint, suddenly withdrew the complaint, apparently after the magistrate in respect of whom, before whom the matter had initially come, had ceased to hold office and a different magistrate had taken office. It is that second person, Y, who appears to have passed this order of conviction. Fourthly, as we all know, this was an event in the course of a political speech completely dealing with various public interest issues in the state of Karnataka at Kollar. Without meaning to be technical, there is an established provision which has been expounded and elaborated by several Supreme Court judgments called Section 202, precisely created to prevent, without jurisdiction, mischievous prosecution complaints in areas where no cause of action has arisen. Clearly, a Kollar speech has no connection with Surat, although specious pleas can always be made that today in the internet world or a global village, the same statement goes everywhere. That certainly does not mean that 202 can be nullified by filing complaints in Kashmir and Sikkim for a speech in Kollar. Now the object of 202 is that the magistrate, before issuing process, namely before initiating process, must first examine whether reasonably it can be said that his jurisdiction has been rightly invoked. And he can simply reject the complaint saying, please go. He's not rejecting the complaint on merits. He can simply say, please go to the appropriate place, because I do not prima facie have any jurisdiction. The point of 202 was specifically taken. It does not appear to have been dealt with or dealt with satisfactorily, and that would be another major issue in the appeal, which is immediately going to be filed. Another issue, as fifth issue or facet, is that very short arguments appear to have been heard on the issue of sentence, and somewhat near the maximum sentence appears to have been
imposed after very short arguments. As you know, sentencing is a different, separate, distinct procedure which requires proper hearing and arguments apart from and irrespective of conviction. As I said, this government is clearly relying, if it is in parliament, one set of techniques to throttle voices. If it is outside parliament, a second set of tactics which in recent times has had an effect inside parliament. So you say something outside parliament and we won't allow parliament to run. The third strategy is to file false, frivolous and vexatious cases to throttle voices. No doubt there is a conviction, but this is an infirm, it's an erroneous and an unsustainable judgment. It will be challenged and we are hopeful that it will be stayed and ultimately quashed. Thank you. हाँ जी, आपके सवाल। हाँ जी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। कौन सा वाला करना है? हाँ, राहुल गांधी को गिल्टी पाया गया है गुजरात की अदालत में क्रिमिनल डिफेमेशन में। इसमें क्या सजा की प्रावधान है और जो लोकसभा की सदस्यता है उसको लेकर क्या हो सकता है? देखिए, वर्तमान कानून के अनुसार 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होने पे चुनाव लड़ने पे रोक लग जाती है। न वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा के बन सकते हैं और 6 साल तक इस पे बैन रहेगा। तो क्रिमिनल डिफेमेशन में उनको जो सजा हुई है, इसमें संभावना है कि उनको 2 साल की सजा होगी। 2 साल की सजा का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न तो वो राज्यसभा जा पाएंगे। 2 साल की सजा होगी, उसके बाद फिर उनका 6 साल तक और बैन रहेगा। और अगर वो अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, अगर अपील में उनकी सजा का जो सेंटेंस है, अगर उसको हाई कोर्ट रोक देती है, तब तो चुनाव लड़ पाएंगे। अगर हाई कोर्ट अपील तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन जो उनका सजा है, जो कन्विक्शन है, उस पर अगर स्टे नहीं लगाएगी तब वो निश्चित रूप से। जैसा कि आपने देखा, जाना किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में तमाम वरिष्ठ नेता उतरे हुए हैं और अब देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सत्य को लेकर वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और सत्य की जीत होती है। अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी जीत बोलते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर मोदी सरकार की जीत होगी। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 2024 में ये चुनाव होंगे और पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी खुद को आगे किए हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।